लोकतांत्रिक मर्यादाओं को पुनः स्थापित करने के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व परिवेश के लोग भी ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं। उनको भी पता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। वो किसी को 5 किलो अनाज दे रहा है तो हम लोग उसको गरीब बनाए रखने का एक पॉलिसी तय कर ली है। हमारे साथ इस वक्त एक्स DYSP अखिलेश कुमार यादव जी हैं। वर्तमान में ये पटना के साइंस कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में उतरने के मूड में है कि और जानते हैं इनसे कि आखिर इतने बड़े बड़े पद पर रहने के बावजूद और इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के बावजूद क्या ज़रूरत पड़ गई कि ये राजनीति के मैदान में आ रहे हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको विशेष धन्यवाद है आप दोनों लोगों को कि इतना सुदूर देहात में आप आए हैं। मेरा गांव अररिया ज़िला के एकदम सुदूर ग्रामीण एरिया में पड़ता है और यहाँ आप आना भी इतना आसान नहीं है और आप लोग इसको सेलेक्ट किए हैं और आप हमसे बात करने आए हैं, तो इसके लिए विशेष धन्यवाद है आपका। जहाँ तक बात है कि चुनावी मैदान में उतरने की, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, अभी जो लोकतंत्र का स्थिति है पूरे देश के अंदर में, अगर आप देखेंगे तो ये अघोषित राजतंत्र है। हर पार्टी में 1-2 लोग हैं, वही सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं। अब अगर आप जैसे आप खुद एक कंसस पत्रकार हैं, आप इवन किसी विधायक से जाके पूछ लीजिए अभी बिहार के अंदर में कि बिहार से भारत सरकार में कितने लोग मंत्रालय में हैं, तो वो नाम नहीं बता पाएंगे, आपको संख्या नहीं बता पाएंगे। अगर वो बता भी दिए तो उनका पोर्टफोलियो नहीं बता पाएंगे। पोर्टफोलियो बता पाएंगे तो वो ये नहीं बता पाएंगे कि वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं कि वो स्टेट मिनिस्टर हैं। तो ये सिनेरियो है। तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र को धकेला जा रहा है पीछे की तरफ। जो हम लोग बोलते हैं कि पूरे दुनिया में भारत सबसे पहला गणराज्य था, वो फिलॉसफी ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो उसी के विरुद्ध उसी चीज़ को वापस लाने के लिए हम लोग एक लोकतांत्रिक मर्यादाओं को पुनः स्थापित करने के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में आए हैं, जनता के बीच में आए हैं, जनता का टिकट लेकर के आए हैं। आपने कहा देश एक अघोषित इमरजेंसी की ओर बढ़ रहा है। इसको जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो इसको कैसे समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, घोषित इमरजेंसी क्या है? देखिए, वो सब समझ सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश के लोग भी ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं। उनको भी पता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। उनको जो उनका हिस्सेदारी मिलना चाहिए आज़ादी की इतने वर्षों बाद भी नहीं मिला है। उनका आयुवास किया जाता है। उनको तरह तरह के प्रलोभन और झूठे वादे दे करके जो सरकारें आती हैं उनसे झूठा वादा करती है और उनको प्रलोभन में फंसा करके उनका मतलब समझिए कि वो वहीं का वहीं रुके हुए हैं, आगे बढ़ कहाँ पा रहे हैं। वो अगर वो किसी को 5 किलो अनाज दे रहा है तो हम लोग उसको गरीब बनाए रखने का एक पॉलिसी तय कर लिए है। हम लोग ये चाहते ही नहीं कि वो आदमी इंडिपेंडेंट बने और वो अपना रोज़गार करके अपना रोजी रोटी चला करके अपने मतलब जीवन यापन कर सके। तो ये तो मतलब आईवाश है और कंप्लीट। अगर इससे बाहर निकलना है तो हमको एक मजबूत लोकतंत्र बनाना पड़ेगा और मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए सबों को उसकी जो हिस्सेदारी है, आपका जो हिस्सेदारी है, अगर आप मान लीजिए मीडिया में हैं, अगर मीडिया का 100 करोड़ का बेनिफिट है तो उस रेशियो में आपको सैलरी मिलना चाहिए। लेकिन आज के डेट में क्या दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो अगर मान लीजिए कि जितना वो प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट का रेशियो में अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे रही है या उसको अपना हिस्सेदारी नहीं दे रही है। तो क्या हो रहा है कि धन जो है एक्युमुलेट होता चला जा रहा है किसी खास व्यक्ति के अंदर में। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अभी अररिया का ही हम लोग ले लें तो जो मतलब अभी सांसद हैं वर्तमान, वो 10 साल यहाँ सांसदी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने क्या दिया इस अररिया को, आम लोगों को क्या दिया, नेतृत्व के नाम पर क्या दिया, लीडरशिप के नाम पर क्या दिया, क्या कोई लिस्ट है उनके पास? क्या कुछ देना चाहिए उनको? एकदम बहुत कुछ देना चाहिए। यहाँ एक नैरेटिव देना चाहिए। यहाँ से इतने लोग पलायन करके जाते हैं, उनके लिए कोई रोड मैप है उनके पास? इतने लोग कोविड के टाइम में फंसे हुए थे, उनके पास डेटा भी नहीं था कि हमारे ज़िले के कितने लोग फंसे हुए हैं। क्या डेटा कलेक्शन के लिए उन्होंने काम किया? हमने सरकार को उस समय भी बताया था कि हमारे पास एक ऐसा मशीनरी है, ओवरनाइट हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे, और उस पर काम हुआ भी। हम लोगों ने मतलब इस पर बहुत लेवल पे बात उठाई और बात किया गया। लेकिन हमारे तो उस समय में जनप्रतिनिधि गुम थे, वो केवल फ़ोटो खिंचा रहे थे कहीं पे। जब वो मजदूर को हम लोग लेके आ रहे थे बाहर से, और वो जब मजदूर यहाँ पहुँचते थे तब उनको खाना परोस करके फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो कभी भी आप किसी भी, जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई जाति हो जाए, अभी यहाँ के बहुत सारे लोगों का एक राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है या उनका जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पा रहा बिना घूस का, तो उस समय में क्या किसी जनप्रतिनिधि के साथ किसी आप सांसद को या यहाँ के विधायक को उस आम जनता के साथ में खड़े होकर किसी अधिकारी के पास देखे हैं आज तक?
तो वो क्या मतलब देंगे, मतलब यहाँ लीडरशिप। कौन सी पार्टी से मैदान में आ रहा है? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं जनता की पार्टी से हूँ, युवाओं की पार्टी से हूँ। युवा ही से मैंने टिकट लिया है, पूरे देश के युवाओं से मैंने टिकट लिया, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के युवाओं के लिए मैं काम करता हूँ। और दिन रात, जैसे अब 6 से 9 बजे रात तक मैं फ़ोन लेके बैठता हूँ और पूरे देश के जो यंग लोग हैं उनकी जो समस्याएँ हैं, शैक्षणिक समस्याएँ हों या अन्य कई, उस पर मैं बात करता हूँ, उनको सलाह मशवरा करता हूँ। और ये मेरा मुहिम पूरे देश में चल रहा है। इंडिपेंडेंट मैदान में आ रहे हैं क्या आपका चुनावी कैंपेन कैसा होगा? देखिए, मेरा चुनावी कैंपेन कि युवाओं के बल पे चलेगा, आम लोगों के बल पे चलेगा। और चुनाव कैंपेन भी मैं जन सहयोग से लड़ता हूँ। जो मेरे खर्चे, जीरो बजट का एक मेरा कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं वोटर को रिझाने के लिए कोई पैसा नहीं खर्च करने वाला हूँ। और मैं जो भी, जैसे अगर कैंपेन के दरमियान में जो लोग आएंगे, 100, 200, 400 लोग आएंगे, उनके रहने खाने और उनको ट्रैवल में जो पैसा खर्च होगा, वो पैसा भी मैं आम जन सहयोग से लूँगा। क्योंकि मैंने कोई पैसा जमा करके रखा हुआ नहीं है, एक सैलरीड पर्सन हूँ और सैलरी से मेरा रोजी रोटी चलता है, तो मेरे पास कोई जमा पूंजी है नहीं। जनता से ही मैं चंदा लूँगा और उन्हीं चंदा के बल पे मैं कैंपेन को आगे बढ़ाऊँगा। आपने एक शब्द का जिक्र किया था, पॉलिटिकल कॉलेजियम। देखिए, पॉलिटिकल कॉलेजियम को समझिए, ये बहुत मतलब मेरा खुद का शब्द दिया हुआ। पिछले चुनाव में मैंने इस शब्द को दिया था नेशनल लेवल पे मीडिया कवरेज। क्या है कि जैसे जजेस का कॉलेजियम होता है, 40-50 लोग हैं, उनका कमेटी है, और ये आज़ादी के टाइम से अभी तक चले आ रहा है। वही लोग जिसको रिकमेंड करेंगे वही जज होगा हाई कोर्ट में। तो यानी उस 40 लोगों का मोनोपोली चल रहा है और नए लोग उसमें इंटर नहीं कर सकते। इंटर करने के लिए उसको बहुत दिस दैट करना होगा। तो उसी प्रकार से अगर पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो ऐसे 50-100 प्रभावी लोग हैं जो सारे मतलब विधानसभा, सारे लोकसभा, सारे विधान परिषद, सारे राज्यसभा की सीटों का भविष्य तय करते हैं। अब जैसे यहाँ पे भाजपा से प्रदीप सिंह को टिकट दिया गया, क्या यहाँ जनता डिसाइड की उसको? नहीं की, ऊपर से लोग थोप दिए और लोग उसको वोट करेंगे। तो यही पॉलिटिकल कॉलेजियम है कि जनता का उम्मीदवार होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी का एजेंट होना चाहिए। यही है, और इसी के विरुद्ध मेरी मजबूत लड़ाई है कि मैं पॉलिटिकल कॉलेजियम को नकारता हूं। और जब तक ये नहीं खत्म होगा तब तक लोकतंत्र सही मायने में स्थापित नहीं होगा। और इसको नकारने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे वो आम जनता है। वो आम जनता इस बात को नकारे, और वो मैं पूरे भारत के सभी सीटों के जो जनता है, आम जनता, उनसे आह्वान करना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि आपके पास जो बेस्ट उम्मीदवार है उनको आप वोट कीजिए। जो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार है, जिनके अंदर में इकबाल है, जो ऑनेस्ट हैं, जो मतलब डायनेमिक हैं, जिनके अंदर में विजन है, ऐसे लोगों को आप वोट कीजिए, ना कि किसी पार्टी के एजेंट को वोट कीजिए। लेकिन एक बात ये भी है ना, बिना छल बल और धन के चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होता है बिहार में। देखिए, चुनाव बहुत जितना मुश्किल नहीं है, आसान है। जनता चाहेगी तो बहुत आसान हो जाएगा ये। तो यही अपील तो करने हम आए हैं जनता से कि मेरे पास धन नहीं, मेरे पास बल नहीं, मेरे पास छल नहीं है, मेरे पास प्रपंच नहीं है, मेरे पास कोई वो ऐसा तामझाम नहीं है। मेरे पास जो शक्ति है वो युवाओं की शक्ति है, मेरे पास जो शक्ति है आम जनता की शक्ति है, आप लोगों की शक्ति है। तो एनालिसिस आपने किया होगा कि कितने लोग आपके समर्थन में इस बात से सहमत है कि अखिलेश जी को मैदान में आने से कितना फायदा होगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पिछली बार मैं जब चुनाव लड़ा था तो बहुत लोग रिलक्टेंट थे। इसी क्षेत्र से मैं विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब लोग मुझे समझ नहीं पा रहे थे। बहुत लोग जो मुझे जानते भी थे पहले से, वो मतलब डायलेमा में थे, वो सेकी थे, दुविधा में थे। लेकिन इस बार उन्हीं लोगों का फ़ोन आ रहा है और लोग चंदा देना मुझे शुरू कर दिए। जो लोग पिछली बार मेरा विरोध कर रहे थे, उन्होंने मुझे पहला चंदा भेजा है और बोला है कि इस बार मैं आपके साथ हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत उत्साहजनक है कि क्षेत्र के कम से कम हज़ारों युवकों का मेरे पास फ़ोन आया है, मेरे सोशल मीडिया पे उन्होंने कमेंट किए हैं कि सर मैं आपके साथ हूँ। तो ये बहुत उत्साहजनक है और मुझे लगता है कि अररिया की जनता इस बार मेरे साथ है। वोट काटने के लिए तो नहीं आ रहे मैदान में? देखिए, वोट काटना किसको कहते हैं? मैं सच्चाई पे लड़ रहा हूँ। वोट तो वो काट रहे हैं जो गलत तरीके से लड़ रहे हैं, जो डिसऑनेस्ट आदमी है, जो ईमानदार नहीं है, जो मतलब अभी तक में प्रतिनिधित्व दे चुके हैं लेकिन कुछ भी उनका योगदान नहीं रहा है। वोट तो वो काट रहे हैं ना, मेरा वोट वो काट रहे हैं। मैं यहाँ देने आया हूँ जनता को, मैं यहाँ युवाओं के लिए काम करने आया हूँ। और जो मान लीजिए मैं अच्छा कर सकूँगा, अगर मैं जनप्रतिनिधि बनता हूँ तो मैं अररिया का चेहरा पूरे नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे ला सकता हूँ। वो कुब्बा है मेरे पास, लेकिन जो वर्तमान एग्जिस्टिंग है और जो पाइपलाइन में है उनके पास वो क्षमता नहीं है। मैं उनसे ओपन मंच पे डिस्कशन को तैयार हूँ। तो वोट तो वो मेरा काट रहे हैं, मैं थोड़ी काट रहा हूँ उनका। ऐसी कोई समस्या बताइए जिले में जिस पर अभी तक सांसद को काम करना चाहिए, जो काम महत्वपूर्ण अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं।
देखिए, अररिया जिला में आप एक ढेला उठाइए और फेंक दीजिए तो किसी न किसी समस्या में जाके गिरेगा। किसी एक समस्या की हम बात क्या करेंगे? यहाँ पलायन का इतना बड़ा मुद्दा है, रोजगार का कोई सृजन का मामला नहीं है यहाँ पे। एम्स यहाँ बनना चाहिए, उसके लिए सांसद कभी आवाज़ नहीं उठाए। हम लोग लगातार आवाज़ उठाए, भारत सरकार के मंत्रालय से भी हम लोग बात किए, पीएमओ से बात किए, हम लोग स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार सरकार से मैंने बात किया, सोशल मीडिया पर मैंने कैंपेन चलाया, यहाँ आम लोगों को मैंने बताया। तो जो अगर विशिष्ट मैंने आपको दिया है उसका कंटेंट, मैंने उसमें लॉजिक दिए हैं, 9-10 पॉइंट गिनाए हैं मैंने कि क्यों अररिया और पूर्णिया की बॉर्डर पे एम्स का निर्माण होना चाहिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। या फिर मतलब जो सिक्योरिटी का मामला है उसमें उसका कोई योगदान नहीं है। यहाँ हज़ारों लाखों लोग यहाँ से पलायन होके जाते हैं, उनका डेटा भी नहीं है, उनका कोई, अगर आज यहाँ का मजदूर पंजाब में मर जाए तो क्या उनको कंपनसेशन मिलता है? इसके लिए सांसद का कोई इनिशिएटिव है? नहीं, हमारा इनिशिएटिव है उसके लिए। मैंने बहुत लोगों को दिलाया, आगे भी दिलाऊंगा मैं। मेरे पास उसके लिए रोड मैप है जो यहाँ के किसी भी नेता के पास नहीं है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा स्टेट इतना, मतलब जो एक तो स्टेट मेरा पिछड़ा हुआ है और अररिया जिला सबसे नीचे पैरामीटर पे है, क्या उसमें कुछ उन्होंने योगदान दिया आज तक? कोई योगदान बताएं वो? यूथ इतना डीमोटिवेटेड है, उन यूथ को मोटिवेट करने के लिए कोई योगदान है उनका? सामाजिक सौहार्द के लिए उनका क्या मतलब योगदान रहा है कि हमारा समाज समरस समाज बने, उसमें कोई योगदान है उनका? कोई उनका इनिशिएटिव बता दीजिए। ऐसे कई अनंत मुद्दे हैं जहां उनको होना चाहिए था, वो कहीं दिखते नहीं है। तो बेरोजगारी और पलायन पे आपका क्या फोकस रहेगा? बेरोजगारी के लिए मेरे पास रोड मैप है, रोजगार सृजन के लिए मेरे पास रोड मैप है, पलायन के लिए मेरे पास रोड मैप है, स्किल डेवलपमेंट पे मेरे पास रोड मैप है, मैं मैनिफेस्टो में लिखूंगा। इसके बाद जो करप्शंस हैं यहाँ के ऑफिसर्स में, वहाँ भी हमारे सांसद विधायक नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो भी उससे लाभान्वित होते होंगे, तभी वो नहीं उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हैं। नहीं तो जनप्रतिनिधि का क्या मतलब होता है कि अगर हम लोग बचपन में यही सीखे हैं कि जनप्रतिनिधि का मतलब यही होता है कि अगर जन को कोई समस्या होगी वो ऑफिसर के पास जाके बात नहीं कर पाएंगे तो थ्रू जनप्रतिनिधि करेंगे। लेकिन आप जाइए, बोलिए कि हमको वो सीओ साहब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो दरोगा जी हमको प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो हमको डीएम साहब प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो आपके साथ चलने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनका इकबाल नहीं है, क्योंकि वो जन का प्रतिनिधि है ही नहीं, वो पार्टी का एजेंट है। तो जन का प्रतिनिधि होना और पार्टी का एजेंट होना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। हर कार्यालय में भ्रष्टाचार है, इसको कैसे खत्म करेंगे? एकदम बहुत आसान है इसके लिए करना। मैं जनता के साथ उन ऑफिसर के पास जाऊंगा और बताऊं, उनसे ऑफिसर से पूछूंगा कि इनका काम क्यों नहीं हो पा रहा है, और जब वो बताएंगे कि ये वजह से नहीं हो रहा है। आप तो एक सामान्य से सांसद के रूप में जीत कर जाएंगे, हाँ। लेकिन भ्रष्टाचार तो ऊपर से चला आ रहा है, इसको आप कैसे खत्म करेंगे? ऐसा नहीं है कि सामान्य से सांसद का बहुत पावर होता है। जब अभी हम कोई पद पे नहीं है तब सरकार के कई नीतिगत मामलों में हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, उससे निवेदन करते हैं, उनको लॉजिकल जब बातें बताते हैं तो उसमें वो परिवर्तन करते हैं। अभी मैंने कई परिवर्तन कराए हैं सरकार के नीतिगत मामलों में और इसका रिकॉर्ड है मेरे पास। तो जब हमको एक जनप्रतिनिधि का लेवल मिल जाएगा तब तो वो बहुत आसान हो जाएगा। मैं संसद में अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ, चौक चौराहे पे आवाज़ उठा सकते हैं। एज ए सांसद मान लीजिए हम अररिया चौक पे खड़े होकर कोई अगर बात बोलेंगे तो क्या पत्रकार उसको नहीं सुनेंगे? सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मैं अगर इंडिपेंडेंट सांसद भी हूँ तो पत्रकार सुनेंगे कि नहीं? इंटेलेक्ट सोसाइटी का लोग सुनेगा कि नहीं? अधिकारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो इसलिए बहुत पावर है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि होना एक बहुत बड़ा ताकत होता है।